फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और हम अपना कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था फंड फ्लो स्टेटमेंट, इसका परफॉर्मा, इसमें फंड क्या होता है, इन सब चीजों की डिटेल दी थी। और उसी परफॉर्मे में मैं आपके लिए एक न्यूमेरिकल फीड करके लाया हूं सो दैट कि आपको समझ में आए कि किस तरीके से आपको शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड पीएल अकाउंट हम बना सकें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम इसके अंदर लेंगे, एक न्यूमेरिकल हम लेंगे, लेकिन कुछ खास बातों की नॉलेज हमें होनी चाहिए कि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो किन चीजों के चेंज होने पर हमारे फंड्स पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको फंड की डेफिनेशन पिछले वीडियो में बताई थी कि फंड क्या है। फंड एक तरह से वर्किंग कैपिटल है, यानी कि किसी भी करंट असेट्स से करंट असेट्स में कन्वर्जन है। यानी एक करंट असेट्स कम हो रही है और उसी के अगेंस्ट दूसरी करंट असेट्स बढ़ रही है, तो इसका मतलब है हमारे पास फंड का ना तो इनफ्लो हो रहा है ना आउटफ्लो हो रहा है। इसी तरह से कोई करंट लायबिलिटी कम हो रही है और दूसरी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका दूसरा सेंस भी ले सकते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी एक चेंज होकर दूसरी नॉन करंट लायबिलिटी कन्वर्ट हो रही है, तब भी हमारे फंड्स पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। यानी फंड्स पर इफेक्ट तब आएगा हमारे पास जब हमारी वर्किंग कैपिटल में चेंज हो, चाहे वो इनफ्लो सेंस में हो चाहे वो आउटफ्लो सेंस में हो, लेकिन फ्लो केवल तभी होगा फंड का जब उससे हमारी वर्किंग कैपिटल पर इफेक्ट आता हो। जैसे हम कोई शेयर इशू कर रहे हैं, है ना, और शेयर इशू करने के बदले में आप बिल्डिंग ले रहे हैं, तो शेयर इशू करने से मुझे बिल्डिंग मिली तो फंड पर तो कोई इफेक्ट ही नहीं हुआ। फंड पर कहां, वर्किंग कैपिटल पर क्या चेंज हुआ? ना तो कोई करंट असेट्स इंक्रीज हुई और ना ही कोई करंट असेट्स डिक्रीज हुई। तो ये आपको फोकस करना है कि जो फंड है वो मेरी वर्किंग कैपिटल है, और जब तक मेरी वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं होगा तब तक फंड में भी कोई चेंज नहीं माना जाएगा, कोई इनफ्लो और कोई आउटफ्लो नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा। तो ये आपको समझना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इस बहुत बड़े चैप्टर को, इस टेक्निकल चैप्टर को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। यानी केवल कन्वर्जन इन करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी ही हमारा फ्लो ऑफ फंड है। चाहे वो इनफ्लो ऑफ फंड हो चाहे वो आउटफ्लो फंड हो, वो तो हम देख लेंगे कि भाई हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनफ्लो ऑफ फंड, आउटफ्लो ऑफ फंड दोनों हमारे क्लियर हो जाएंगे, कोई बहुत बड़ा सेंस नहीं है। और मैं एक नॉर्मल न्यूमेरिकल आपके सामने ला रहा हूं जिसके अंदर तीनों चीजें हमें बनानी है सो दैट कि हम टॉपिक को समझ सकें। उसके बाद हम कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल टेक्निकल करेंगे जिसमें बहुत सारे वर्किंग नोट्स में आपको समझाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, जिससे कि आप कोई भी फंड फ्लो का क्वेश्चन टिप्स पर ही सॉल्व कर सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक न्यूमेरिकल क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है द बैलेंस शीट ऑफ आईटीआर कंपनी। देखिए, हम कंपनी के, हमने थोड़ा डिस्कस किया था ना, कंपनी का किया है। अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप का करें, पार्टनरशिप का करें, तब भी सेम होगा, बस एक जगह चेंज होता है अगर आप ध्यान देंगे तो, और वो है शेयर कैपिटल। क्योंकि पार्टनरशिप में या हमारे पास सोल प्रोप्राइटरशिप में कंपनी के अकॉर्डिंग थोड़ा डिफरेंस होता है। कंपनी में प्रॉफिट्स अलग होते हैं, जबकि सोल के अंदर प्रॉफिट कैपिटल में जुड़े हुए होते हैं। तो हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो कंपनी का कर रहे हैं। तो कंपनी का है एज एट दिसंबर 31, 2014 एंड 2015, यानी कि एक 14 और एक 15 का आपको कवर करना है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे। तो क्या कह रहा है? एक आपको बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके पार्ट दिए हुए हैं। शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड के अंदर दो चीजें, शेयर कैपिटल, दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दो चीजें, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और जर्नल रिजर्व। सेकंड हेडिंग दे रखी है नॉन करंट लायबिलिटी। थर्ड हेडिंग दे रखी है आपको करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में दिए हुए हैं आपको 3 टर्म। फिर आपको दी हुई है असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इसमें हैं 2 असेट्स। फिर हैं करंट असेट्स, करंट असेट्स हैं 3। ठीक है, और बैलेंस शीट जो आपको दी हुई है इस पर आपको प्रॉपरली फोकस करना है कि सबसे पहले दिया हुआ है 31 दिसंबर 2015, फिर दिया हुआ है 31 दिसंबर 2014, यानी पहले करंट ईयर की बैलेंस शीट दी हुई है और फिर प्रीवियस ईयर की दी हुई है। तो ये आपको फोकस करना है, क्योंकि एक्चुअली में जो बैलेंस शीट बनाई जाती हैं उसमें पहले करंट ईयर होता है और फिर प्रीवियस ईयर होता है, तो ऐसे ही। लेकिन हमें यहां पर
पहले प्रीवियस ईयर और फिर करंट ईयर लिखना है और इसी सेंस में डिफरेंस लेना है। ध्यान देना पड़ेगा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते समय कि पहले करंट ईयर है मेरे पास, फिर प्रीवियस ईयर है, ठीक है। जबकि हमें चेक क्या करना होता है कि प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, ठीक है। तो हम इस पूरे क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करेंगे। 3 स्टेटमेंट, यानी कि एक वर्किंग कैपिटल, एक इधर फंड फ्लो स्टेटमेंट और पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। 3 चीजें बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं शेड्यूल बना रहा हूं। शेड्यूल को बना रहा हूं तो इससे रिलेटेड जितनी भी करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज हैं उनको बिल्कुल बाहर निकाल लीजिए आप। क्वेश्चन आधा हो जाएगा आपका। देखिए, इसमें से मैंने निकाली करंट लायबिलिटी और करंट असेट्स। तो सबसे पहले करंट असेट्स बाहर निकालना है। करंट असेट्स हैं स्टॉक, डेटर और कैश। स्टॉक जो पहले 50 का था अब 37,500 का है। दूसरा है डेटर जो पहले 75,000 के थे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में और करंट ईयर की बैलेंस शीट में है 80,000 रुपए। तीसरा दिया हुआ है मुझे कैश जो दोनों में इक्वल है, प्रीवियस में भी 10 था और करंट में भी 10 है, यानी दोनों सिचुएशन की वैल्यू मुझे दी हुई है। तो देखिए मैंने लिख ली इसके अंदर करंट असेट्स, इसी तरह से इसके अंदर मुझे दी हुई हैं 3 करंट लायबिलिटी। तो तीनों करंट लायबिलिटीज को मैं लिख लेता हूं। इसमें दिया हुआ है क्रेडिटर्स, तो एक लिख लिया क्रेडिटर्स जो प्रीवियस ईयर में थे 76,500 और करंट ईयर में है 95,000। इसी तरह से मुझे दिया हुआ है बिल्स पेबल यानी बीपी जो कि पिछली बैलेंस शीट में थे 20,000 के और करंट ईयर में है 25,000 के। इसी तरह से मुझे दिए हुए हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीवियस ईयर में थे 3,500 के जबकि करंट ईयर में है 2,500 के। ये आप ध्यान देके देख लीजिए। आप चाहें तो ऊपर डेट भी लिख सकते हैं कि किस किस डेट का हमें दिया हुआ है। ये दिया हुआ था हमें 31 दिसंबर 2014, ये है 31 दिसंबर 2015 करंट ईयर। यानी प्रीवियस ईयर और करंट ईयर की वैल्यूज को लिखते समय आपको ध्यान देना है। मैंने इसमें उसी परफॉर्मे को लिया था जो पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था। आगे से जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं वो आपको फ्रेश नई तरीके से कराऊंगा। ये मैं आपको बता रहा था कि किस तरीके से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखने हैं आपको, केवल 3 चीजें लिखनी है आपको, बाकी सब इसमें से लिखनी ही नहीं है। क्लियर हो गया? ऐसे ही मेरे पास यहां है 3 लायबिलिटी हैं, बाकी लायबिलिटीज को मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन इसी परफॉर्मे में इसलिए समझाया सो दैट कि आपको समझ में आए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। पूरे क्वेश्चन का कोई यूज नहीं है, पूरे परफॉर्मे का यूज नहीं है, लेकिन हमें उस पूरे परफॉर्मे को समझना होगा, तभी हम प्रॉपर तरीके से अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। प्रीवियस ईयर में थे 50,000 रुपए, करंट ईयर में बढ़कर हो गए, ये बढ़कर क्या हो गए, कम होकर ये रह गए 37,500 यानी कि 12,500 रुपए हो गए कम। मैंने लिख दिए डिक्रीज में, माइनस कर लेंगे ना। हमारे पास डेटर पहले 75 के थे अब 80 के हो गए यानी 5,000 रुपए इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज के कॉलम में देखिए, इंक्रीज हो रहे हैं तो इंक्रीज के कॉलम में, डिक्रीज हो रहे हैं तो डिक्रीज के कॉलम में। कैश दोनों में इक्वल है इसलिए कैश को ना तो इंक्रीज में लिखा है ना डिक्रीज में लिखा है। फिर इनका टोटल किया है 50, 75 और 10 यानी कि 1,35,000। इनका टोटल किया है 37,500, 80 और 10 127,500। इसी तरह से हमने करंट लायबिलिटी लिखी थी कि प्रीवियस ईयर में थी वो 76,500 की और बढ़कर हो गई वो 95,000 रुपए की, यानी कि इंक्रीज हो गई लायबिलिटी 18,500 रुपए की। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि लायबिलिटी का अपोजिट लिखना है करंट लायबिलिटी का, तो ये बढ़ गई तो हमें ये इंक्रीज की जगह लिखनी है डिक्रीज में 18,500 रुपए, ये फोकस कर लीजिए। दूसरा बिल्स पेबल, पहले 20,000 के थे अब 25,000 यानी कि 5,000 के इंक्रीज, लेकिन अपोजिट करना है इसलिए 5,000 के डिक्रीज। इसके बाद दिए हुए हैं मुझे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, पहले 3,500 अब 2,500 रुपए कम हो गए यानी डिक्रीज हो गई, तो मुझे लिखना है अपोजिट यानी इंक्रीज हो गई। ठीक है, ध्यान रखना है करंट असेट्स में तो इंक्रीज को इंक्रीज, डिक्रीज को डिक्रीज, लेकिन करंट लायबिलिटी में आपको अपोजिट लिखना है। टोटल हमने कर लिया करंट असेट्स का, इसी तरह से टोटल हम कर रहे हैं करंट लायबिलिटीज का 1 लाख रुपए और 1,22,500 रुपए हो गया। अब 1,35,000 रुपए में से हमने 1 लाख माइनस करे, आंसर आ गया 35,000 रुपए। सेम इसी में 1,27,500 रुपए करंट ईयर की करंट असेट्स
और 1,22,500 रुपए करंट ईयर की लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी में 5,000 रुपए का अंतर है। 27,500 22,500 यानी 5,000 रुपए। अब देखिए वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी 35,000 रुपए की है प्रीवियस ईयर में, जबकि करंट ईयर में है 5,000 रुपए की। यानी वर्किंग कैपिटल कम हो रही है, पहले 35,000 की थी, अब 5,000 की रह गई। तो टोटल पूरा करने के लिए यहां 30,000 लेने होंगे, ये आपको पता ही है, जिसका टोटल ज्यादा होता है आंसर उसका होता है। तो ये जो हमारे पास है डिफरेंस, यानी कि बढ़ नहीं रहा है घट रहा है, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000 रुपए। अब ऐसे ही इधर चेक कर लीजिए, हमने इन दोनों साइड का टोटल किया तो इस साइड का टोटल है ज्यादा 36,000 रुपए, जबकि इधर का टोटल है केवल 5 और एक 6,000 रुपए। तो 30,000 रुपए इधर बैलेंस आ रहा है, टोटल डिक्रीज का ज्यादा है, इसलिए आंसर डिक्रीज का ही आएगा। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल हमारा आ जाता है फंड फ्लो स्टेटमेंट में। कहा जाता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट में ये हमारे पास लिख जाता है। ठीक है, अब हम बाकी क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, क्योंकि अब हमें ये दो शेड्यूल और बनानी है। शेड्यूल में यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट और एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। क्वेश्चन अगर आप ढंग से देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल पहले थी 2,50,000 रुपए की और अब है 3,50,000 रुपए की, यानी कि 1,00,000 रुपए की शेयर कैपिटल बढ़ गई। इसके बाद दिया हुआ है रिजर्व एंड सरप्लस, जिसमें पहले का जो प्रॉफिट है वो 50 है और अब हो गया है 80, यानी कि 30,000 रुपए का प्रॉफिट बढ़ गया है। ऐसे ही रिजर्व पहले थे 25 अब हैं 35, 10,000 रुपए के रिजर्व बढ़ गए हैं, ये आप ध्यान दे लीजिए। अब इन तीनों को अब आप समझिए कि इन तीनों में वो क्या कह रहा है। इन तीनों पॉइंट को देख लेते हैं। अब तीनों पॉइंट्स में क्या कहा, देखिए हमारे तीनों पॉइंट में शेयर कैपिटल बढ़ गई तो इशू ऑफ शेयर 1,00,000 रुपए, इशू ऑफ शेयर 1,00,000 रुपए। दूसरा क्या हुआ था हमारे पास, रिजर्व बढ़ गए थे, तो जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू एनी रिजर्व, जनरल रिजर्व लिख देना, वो तो एनी रिजर्व तो मैंने इसलिए मेंशन किया कि किसी भी रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे तो जिसका नाम मेंशन होगा उसी का नाम लिखना है। जनरल रिजर्व का है तो जनरल रिजर्व ही लिखना है, तो टू ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10,000 रुपए आ गया हमारे पास। इधर शेयर कैपिटल आ गई, हो गया कंसेप्ट क्लियर। अब आगे क्या था, एक 3 पॉइंट थे ना हमारे पास। एक था मेरे पास प्रॉफिट, पहले था 50 अब हो गया 80, तो पहले लिख दिया 50 और अब हो गया 80, दोनों अमाउंट्स हमारे पास मैच कर गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या क्या क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इधर देखें हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटी तो है ही नहीं और करंट लायबिलिटीज में ऑलरेडी डाल चुका हूं, करंट लायबिलिटीज में ऑलरेडी डाल चुका हूं। अब देखते हैं हम असेट साइड की तरफ चलते हुए। असेट साइड में करंट असेट्स हमारी पूरी हो चुकी हैं, बची हमारे पास नॉन करंट असेट्स, यही फोकस करना है। ठीक है ना, यानी कि पूरे फंड फ्लो कैश फ्लो इन सब चीजों को पढ़ने में यहां सबसे टेक्निकल होता है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है बिल्डिंग और एक है मशीन, एक है बिल्डिंग और दूसरी है मशीन। तो देखिए बिल्डिंग के लिए, बिल्डिंग पहले थी 40 और अब है 60 और इसके लिए नीचे तक कोई एडजस्टमेंट नहीं है। यानी क्वेश्चन करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एडजस्टमेंट जरूर ध्यान दें। तो एडजस्टमेंट केवल मशीन की है, तो इसलिए मैंने एडजस्टमेंट पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, मशीन को हम कवर कर लेंगे। केवल बिल्डिंग है जो 40 से 60 की हो गई। देखिए हमारे यहां जो कंसेप्ट चलता है अकाउंट में वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट चलता है, तो असेट्स की वैल्यू अपने आप नहीं बढ़ती, असेट्स की वैल्यू नहीं बढ़ाते हैं हम। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब हमने खरीदी है, तो 20,000 रुपए की बिल्डिंग हमने परचेज की है और ये हमारे पास आ जाएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में, यानी कि आउटफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ मनी, आउटफ्लो ऑफ मनी में 20,000 रुपए यानी कि परचेज ऑफ बिल्डिंग। हाँ तो बेटा अब हमारे पास क्या है, एक असेट्स और बची है जिसका नाम है प्लांट एंड मशीनरी। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट भी है भाई, लैंड एंड बिल्डिंग जो हमने अभी सॉल्व किया 20,000 का परचेज आ गया वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो गया, लेकिन प्लांट एंड मशीनरी के लिए हमें नीचे 3 एडजस्टमेंट दी हुई है। 3 एडजस्टमेंट का सेंस है कि लिखी तो 2 है लेकिन वो 3 ही है एक तरह से। देखिए 25,000 का तो डेप्रिसिएशन लगाना है, 25,000 का डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, और एक मशीन जो कि 4,000 रुपीज की सेल की है मैंने,
जिसको कभी खरीदा था मैंने 6,000 रुपए में, जिस पर डेप्रिसिएशन लग चुका था कभी 3,500, तो उसको तो भूल जाइए पहले। 6,000 में से 3,500 घटाए तो 2,500, यानी कि एक 2,500 रुपए की असेट्स है। ये मैं रफली लिख रहा हूं बेटा, स्पेस नहीं है मेरे पास, इसमें लिखना है, अलग से लिखना है वर्किंग नोट में ही रफ में, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास एक मशीन है 6,000 की, जो 3,500 रुपीज की ऑलरेडी पिछले कुछ ईयर्स में राइट ऑफ हो चुकी है। तो इसके मतलब मेरे पास बची है वो 2,500 रुपए की, जिसे मैं बेच रहा हूं आज 4,000 रुपए की। तो 1,500 रुपए का तो मुझे हो गया लॉस। 4,000 की चीज 2,500 में बेच रहा हूं, 1,500 रुपए का तो हो गया मुझे लॉस। अब आप ध्यान दीजिए क्या क्या चीज मेरे पास है। इस कंसेप्ट से मेरे पास मुझे 3 चीजें मिल गई। एक तो मिला मुझे कि कितने का मैंने सेल किया, कितने का सेल किया भाई, 4,000 रुपए का सेल्स किया, 2,500 रुपए की चीज है तो फायदा हो गया मुझे 1,500 रुपए का। भाई 2500 की चीज कितने बेची, 4,000 में, तो 1,500 रुपए का तो फायदा। तो एक तो प्रॉफिट इसके अंदर हुआ, एक सेल हुई, और एक ऊपर जो डेप्रिसिएशन था 25,000 रुपए का। अब ये 3 चीजें मैं फीड करता हूं, उसके बाद इस क्वेश्चन में आगे बढ़ता हूं। तो 25,000 का डेप्रिसिएशन हमारे पास एडजस्टमेंट अकाउंट में, 1,500 रुपए का प्रॉफिट आपके पास एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट साइड में, और 4,000 का जो आपने सेल किया है, इससे मेरे पास आए हैं फंड। और देख सकते हैं आप फंड सेल ऑफ मशीन, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं सेल ऑफ मशीन। टॉपिक को समझना है कि टॉपिक की एडजस्टमेंट क्या कहती है। तो मैंने एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग तो सॉल्व कर दिया, लेकिन जो बैलेंस शीट मुझसे कह रही है अब मुझे उसको फॉलो करना है। बैलेंस शीट मशीन के लिए क्या कह रही है? बैलेंस शीट कह रही है मशीन के लिए कि पहले 2,50,000 रुपए की असेट्स थी, जो अब 4 लाख रुपए की हो गई। ध्यान से देखिए, 2,50,000 रुपए की असेट्स थी, जिसमें से 2,500 रुपए की मैंने सेल कर दी, 25,000 रुपए का मैंने लगा दिया डेप्रिसिएशन। आप ध्यान दीजिए, मेरे पास 4 लाख रुपए की असेट्स है, सॉरी 2,50,000 रुपए की असेट्स है। इसमें से मैंने एक 2,500 रुपए वाली असेट्स तो 4,000 में बेच दी। तो बेचो चाहे कितने में भी, वैल्यू तो 2,500 रुपए है ना, और 25,000 की वो घिस गई, डेप्रिशिएट हो गई। तो इसके हिसाब से कितने की बचनी चाहिए, हिसाब लगा लीजिए। तो मेरे पास बच गई वो 2,22,500 रुपए की बचनी चाहिए, 2,22,500। लेकिन बैलेंस शीट कहती है कि प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू इस समय 4 लाख रुपए है। इसका मतलब हमारी 2,22,500 रुपए की मशीन 4 लाख रुपए की हो गई, यानी कि हमने नई मशीन खरीदी, यानी कि जो हमारे फंड हैं उनका आउटफ्लो हुआ। तो बाई साइड में देखिए, परचेज ऑफ मशीन 1,77,500, 4 लाख रुपए में से आप इसे माइनस कर दीजिए। 4 लाख की बची ना, तो माइनस कर दीजिए, 4 लाख माइनस 2,22,500 निकल कर आ गया 1,77,500। तो देखिए, कंसेप्ट में ये नहीं कहूंगा कि 100% आपको क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि ये जो हमारे पास एडजस्टमेंट थी मशीनरी की, इसके लिए हमें प्रॉपरली समझना होगा। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ये अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और एक न्यूमेरिकल जिसमें ये सारे पॉइंट हो उनको और लूंगा, सो दैट कि मुझे फंड फ्लो प्रॉपरली समझ में आ जाए। देखिए, इतना आसान नहीं है। मैंने आपसे कहा शेड्यूल, तो शेड्यूल तो इजी है, करंट असेट्स उठा के लिख दी, करंट लायबिलिटी उठा के लिख दी, आधा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब बचे हुए आधे क्वेश्चन को आपको देखना है कि भाई ये सोर्स ऑफ फंड और ये एप्लीकेशन ऑफ फंड, इधर पैसा आ रहा है यानी फंड आ रहे हैं, ये फंड जा रहे हैं, और एक हमें बनाना है ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। सबसे जरूरी है कि इसकी फर्स्ट वीडियो को देखकर इसका परफॉर्मा हम पूरी तरह मेंटेन करें, फिर इस वीडियो को देखकर पूरी तरह से क्वेश्चन को समझें, कई बार इस क्वेश्चन को देखें, पढ़ें, एंड देन उसके बाद अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके कंटेंट को और ज्यादा क्लियर करूंगा, क्योंकि टॉपिक इजी नहीं है। इस टॉपिक को इजी नहीं माना जाता। इस टॉपिक में जनरली मैं आपको बताऊं, फंड फ्लो की नॉलेज वाला जो व्यक्ति होता है, मैं कोई बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, हाइपर बोला नहीं हूं मैं आपको बता रहा हूं कि अगर इस टॉपिक की किसी को परफेक्ट नॉलेज है तो दैट मीन्स कि वो अकाउंट में बहुत ज्यादा परफेक्ट है। तो इसलिए इसको बहुत ही बारीकी से आपको पढ़ना है। ठीक है बेटा, तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो।